हम प्रीवियस वीडियोज में डायमेंशन के बारे में बतलाए हैं और अभी हम डायमेंशंस का क्या एप्लीकेशन है ये हम बताने जा रहे हैं। तो डायमेंशन का एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या क्या है? देयर आर 3 एप्लीकेशंस। डायमेंशन का ये एप्लीकेशन है। इसमें फर्स्ट जो आपका एप्लीकेशन है ये आपके बुक में दिया हुआ है, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। checking the dimensional consistency of equations। जितने भी इक्वेशन हैं उसके डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करना। ठीक, अब क्या है, 1 बाय 1 मैं इस पर चर्चा करेंगे। सेकेंड हमारा डेरिवेशन है जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में आता है, डिड्यूसिंग relationship ठीक among the physical quantities among the physical quantities। एंड थर्ड एप्लीकेशन ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, बट इससे क्वेश्चन बहुत काफी आता है। हाँ, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम one unit system to another। अब ये आपके पास there are 3 applications। आप नोटबुक पर इसे नोट कर लेंगे। चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। पहली बात समझिए, फर्स्ट एप्लीकेशन पर हम चर्चा करते हैं। एप्लीकेशन फर्स्ट, आप ये हेडिंग लिख लीजिएगा, राइट। हम फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, हेडिंग लिख लीजिएगा। चेकिंग क्या है? चेक करना है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। कोई इक्वेशन होगा, बहुत सारे इक्वेशन है, फिजिक्स में इक्वेशन ही इक्वेशन है। ठीक, उस इक्वेशन में जो डायमेंशंस है उसको चेक करना। उस डायमेंशंस के बेस पर हम ये पता लगाएंगे कि दिया गया इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। अब जो बात हम आपको अभी बोले हैं वो बात आपको समझ में नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि हम जो बात बोले हैं वो बात अभी
आपको हम पढ़ाए नहीं है, तो फिर वो बात कैसे समझेंगे? हम पहले एक एग्जाम्पल से बात को समझने का प्रयास करें। देखिए, आप बचपन से, इट मीन्स 6th क्लास 7th क्लास से पढ़ते तो आ ही रहे होंगे। 6th और 7th में ये पढ़ते आ रहे होंगे क्या? आप 2x प्लस 5x माइनस 3y माइनस 7x, राइट? और आप चाहे तो इधर एक टर्म और लिख लीजिए। क्या? आप लिख लीजिए 7y। ठीक, इसको आपको कहेगा सॉल्व करने के लिए कि इसको आप सॉल्व कीजिए। क्या ये 7th क्लास में आपने नहीं पढ़ा है? क्या ये आप 8th क्लास में नहीं पढ़ा है? 6th क्लास से ही लाइक और अनलाइक टर्म पढ़ाई जाती है। लाइक और अनलाइक टर्म पढ़ाई जाती है। लाइक टर्म के साथ ही आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जो लाइक है, बातें समझ रहे हैं? तो यहां पर जो x है और जो ax है, इसका ऑपरेशन एक साथ होगा। तो क्या लिखेंगे? 2x प्लस 5x और माइनस 7x होगा, राइट? अब यहां क्या है? प्लस 7y, राइट? और माइनस 3y, राइट? इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब आप देखिए, ये आपका एक साथ ऑपरेट होगा। तो 2x प्लस 5x 7x और माइनस 7x, ये 0 हो जाएगा, राइट? एंड प्लस क्या बनेगा? 7y माइनस 3y क्या होगा? प्लस 4y। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी एक तरह के टर्म हैं, उसका ऑपरेशन मतलब एक तरह से अलग होता है। इसको हम सोशल लैंग्वेज में जातिवाद कहेंगे। जैसे आप देखेंगे, एक स्कूल है, उस स्कूल में लड़का एक तरफ लड़की एक तरफ है, बेंच बना हुआ, जातिवाद है, कास्टिज्म है। आपके घरों में, आपके मोहल्ले में ये जातिवाद है। हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में बहुत सारे बिहार के, यूपी के जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, वो सब ये नहीं समझते हैं कि वो फलाना जात है, ये समझते हैं कि हम सभी लोग बिहार के हैं। और हर जो भी बिहार के सभी एक जगह यूनाइट हो जाएगा। दिल्ली वसंत कुंज में मैं एक बार छठ घाट बनवाया था। किशनगढ़ गांव के बगल में मछली वाला पार्क है वसंत कुंज में, और एक वसंत कुंज में कैक्टस पार्क है, उसमें भी हमने छठ घाट बनवाया। तो जितने भी बिहार के लोग थे वो सब मुझे सपोर्ट किया एज अब पीपल ऑफ बिहार, कि हम लोग सभी बिहार के हैं, इसलिए सपोर्ट में आए। लेकिन वही जब बिहार में आ जाते हैं तो फिर वो कहेगा राजपूत है, ये भूमियार है, तो ये दलित है, तो ये मतलब दिस दैट जो भी है, कास्टिज्म आ गया। मैथमेटिक्स में भी कास्टिज्म है ही है, जातिवाद है। लाइक टर्म के साथ एक साथ उसको रखे हैं, और फिर दूसरा जो वाई वाले उसको एक साथ रखे और तब ऑपरेट किए। यही बात फिजिक्स में हुआ। क्या है? तो बात को आप समझिए, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा
v इक्वल टू u प्लस at, राइट। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट EOM, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं यहां फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक। अब 11th क्लास में जो इक्वेशन लिखा जाएगा या इनिशियल वेलोसिटी के बदले वह v नॉट लिखता है 11th क्लास में, और फाइनल वेलोसिटी यही रहेगा और एक्सीलरेशन यही रहेगा टाइम। बस दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बट u is replaced by v naught, both have same meaning, u is initial velocity and v naught is also initial velocity, but ये इक्वेशन जो लिखे गए ये 11th क्लास में, 11th क्लास। जो आपको इसके बाद जो टॉपिक होगा मैं सेकेंड वॉल्यूम फिजिक्स में चलेंगे, अभी डायमेंशंस मैंने शुरू किया तो इसको कंप्लीट कर देता हूं। अब इस हर एक टर्म का डायमेंशंस पता लगाइए। क्या है? RHS में 2 टर्म्स हैं, LHS में 1 टर्म है। निश्चित तौर पर v नॉट अगर 80 से प्लस है, ध्यान से बात को सुनिएगा, v नॉट अगर 80 से प्लस है, क्लियर, इट मीन्स बोथ हैव सेम डायमेंशंस, बोथ हैव सेम डायमेंशन। तो आइए हम इसको चेक करें कि क्या दोनों में डायमेंशन सेम है। इसीलिए अब आपको पता चला होगा कि चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी रखने की एबिलिटी, क्षमता ऑफ इक्वेशंस, डायमेंशंस रखने की क्षमता, क्या? डायमेंशनल कंसिस्टेंसी किसी भी इक्वेशन में है या नहीं। आइए LHS इसी इक्वेशन को चेक करते हैं। LHS में क्या है आपका अभी, और इसको आप बोलते क्या है? वेलोसिटी, राइट, या आप इसे स्पीड भी कह सकते हैं, स्पीड, राइट। अगर आप वेलोसिटी यूज करते हैं तो इसके लिए क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट, DISP अपॉन टाइम। देखिए डिस्प्लेसमेंट को हमने DISP लिखा, चलिए मैं फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट, राइट, अपॉन टाइम। अगर आप स्पीड यूज करते हैं तो आप क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को DIST लिखते हैं, फुल फॉर्म भी लिख दो। चलिए जब आप डिस्प्लेसमेंट को देखिए, DISP तो डिस्प्लेसमेंट, DIST तो डिस्टेंस। चलिए फुल फॉर्म लिख ही देता हूं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। शुरू वाले जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियोस बहुत सारे हैं डायमेंशंस पर, उसमें फर्स्ट या सेकेंड वीडियोस में आप देखेंगे तो हमने आपको कहा था लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कोई भी मतलब जो लेंथ को मेजरमेंट करता हो उस सब का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखेंगे? L। तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए आप भी लिखिएगा L अपॉन T, टाइम के लिए T, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? LT माइनस 1, राइट, LT माइनस 1। इसका मतलब अगर वेलोसिटी की हम चर्चा करें, किसकी चर्चा करें? वेलोसिटी की अगर हम चर्चा करते हैं, क्लियर,
तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, LT-1। अगर हम डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड की बात करते हैं, देन L/T क्या बन जाएगा, LT-1। देखिए तो LHS में डायमेंशंस क्या मिला, LT-1। देखिए इसका हमने LHS वाले पार्ट को निकाला। अब हम क्या करें, RHS में 2 टर्म्स है, देयर आर 2 टर्म्स इन RHS। तो अब RHS चलते हैं। RHS में आपका V0 है, ठीक, तो डायमेंशन ऑफ V0 क्या लिखिएगा, या तो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखिएगा या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या नहीं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो आपका यही निकल करके आएगा, राइट। तो हम इसको निकाले बगैर सीधा डायरेक्ट LT-1 लिख लें। RHS का फर्स्ट जो टर्म है उसका भी डायमेंशनल फार्मूला यही आया, यानी डायमेंशन सेम है, राइट, क्लियर। अब RHS का सेकेंड टर्म जानते हैं, जो प्लस और माइनस से अटैच होता है, उसको टर्म बोलते हैं, जो नॉर्मल आपको 6th और 7th क्लास में पढ़ाई गई, ठीक। तो अब सेकेंड टर्म 80 बचा, इसका डायमेंशन निकाले। डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा, LT-2। डायमेंशन निकाल लीजिएगा एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी डायमेंशन यही होगा, एंड सिंपल एक्सीलरेशन का भी डायमेंशन यही होगा। एंड टाइम, T स्टैंड फॉर टाइम, एंड हुज डायमेंशन इज T। अब एक्सपोनेंट एंड पावर वाली बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, LT-1। क्लियर, बात समझ में आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि 80 का डायमेंशन LT-1 है, एंड इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन भी वही है, फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन भी वही है। इट मीन्स दिस इक्वेशन क्या है, करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर। अब हमने ये क्यों कहा कि डायमेंशनली करेक्ट, क्यों कहा, निश्चित तौर पर ये एक भयानक बात है। तो हम आते चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, यानी डायमेंशन इस इक्वेशन के हर एक टर्म का क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो आपको एक फिजिक्स में होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ठीक, राइट। एनसीईआरटी बुक में ये दिया गया होमोजेनिटी प्रिंसिपल, और इसका नाम है, जो बुक में लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। देखिए, होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी कहेंगे या नहीं, तो इसका नाम एक और है, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, राइट। द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। बेहतर क्या होगा, ये जो है ये एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है,
एनसीईआरटी बुक में हेडिंग है क्या? द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। नॉर्मली लोग शॉर्ट में बोल देते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। याद, तो ये है क्या? है क्या, इस बात को समझिए। होमो वर्ड जहां भी रहे उसका मतलब होता है सेम। क्या आपने कभी होमो वर्ड सुना है? होमो निश्चित तौर पर 10th क्लास में सुना होगा। होमो लोगस ऑर्गेन, याद आया? बायोलॉजी में है होमोलोगस ऑर्गेन और एक होता है एनालोगस ऑर्गेन। ठीक, अभी मुझे डेफिनेशन याद नहीं है कि होमोलोगस ऑर्गेन और एनालोगस ऑर्गेन को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि मैं रटे नहीं रहता हूं। आइए, तो होमो, एक और बात पढ़े हुई है केमिस्ट्री 10th क्लास के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, क्या? होमोलोगस सीरीज। हाँ, ये क्या? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस ऑर्गेन के बदले क्या? सीरीज। ये भी आप पढ़े होंगे। अब आप बताइए, यहां पर होमो आया है वर्ड होमोजेनिटी, यहां भी होमोजेनिटी। होमो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। तो भाई होमोलोगस सीरीज में क्या क्या सेम था, ये बात रिपीट तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप जरूर देख लीजिएगा। 11th क्लास के केमिस्ट्री में भी पढ़ना है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस ऑर्गेन भी आपको बायोलॉजी में पढ़ना है, राइट? तो यहां पर होमो का मतलब है कि ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन दैट हैज सेम डायमेंशंस, यानी हर एक टर्म के पास, हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक वर्ड में डिफाइन करना है तो क्या डिफाइन करेंगे? ऑल टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन हैव सेम डायमेंशन ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड, तो अपनी लैंग्वेज में आप क्या लिखेंगे? चलिए, इस प्रिंसिपल के लिए मैं यहां थोड़ा सा स्पेस है डिफाइन कर देता हूं और शॉर्ट में डिफाइन कर रहा हूं। क्या? तो ऑल टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब वही फिजिकल रिलेशन ऑफ एन इक्वेशन हैव सेम डायमेंशंस, क्लियर? ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब LHS और RHS के हर एक टर्म का डायमेंशंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, क्लियर? अब कंसिस्टेंसी का मतलब रखना, कंटेन करानी सेम डायमेंशंस। एक बात हमने जरूर बताया कि भाई अगर दोनों तरफ का डायमेंशन सही है, इक्वल है, सेम है, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि दैट फिजिकल इक्वेशंस, दैट फार्मूला आर करेक्ट। क्लियर? अब सवाल उठता है कि एक ऐसे हम
इक्वेशन की बात करें, एक ऐसे इक्वेशन की बात करें जो डायमेंशनली तो करेक्ट है, डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, लेकिन हकीकत में रियली वह करेक्ट नहीं है। तो एक क्वेश्चन से इस बात को हम समझने का प्रयास करें। आइए, ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को आपने 11th क्लास में v = v0 + at लिखा, राइट। अगर इस इक्वेशन को हम 3/5v = 7/9v0 प्लस फिर 20/380 अगर लिख दें, देखिए ये तो डायमेंशनली ये सभी ये भी करेक्ट होगा, डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन हकीकत में ये जो 3/5v 7/9v0 एंड 20/380 ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ये रियली करेक्ट नहीं है। हमने डायमेंशनली करेक्ट लिखा, डायमेंशनली इट मींस इस एप्लीकेशन के बेस पर हमने चर्चा किया कि दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। अब आप देखिए 3/5 ए फ्रैक्शन है, डिजिट 3 एंड 5 का, राइट। और यहां 7/9 20/3 ये जितना भी आपका फिगर्स है जो फ्रैक्शन में हो या फ्रैक्शन में नहीं भी हो, दीज आर डीलेस मीन्स डायमेंशंस लेस। इट मीन्स 3/5 के पास डायमेंशन नहीं होगा, 7/9 के पास कोई डायमेंशन नहीं होगा, 20/3 के पास कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसका मतलब v का डायमेंशन आपका LT-1 होगा, v0 का डायमेंशन भी यही होगा, AT का डायमेंशन भी यही होगा। आप निकाल करके देखिए, क्लियर। सो दिस रिलेशन इज नॉट करेक्ट बाय मैथमेटिक्स। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस इक्वेशन पर नहीं बना सकते हैं, यू कांट सोल्व इक्वेशन। जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए कहेंगे तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसी का यूज करेंगे। 9th क्लास का बच्चा है इसको यूज करेगा, 11th क्लास का बच्चा है इसको यूज करेगा, इस इक्वेशन को यूज नहीं करेगा, इस इक्वेशन का यूज नहीं करेगा, क्लियर। इसका मतलब है कि जितना भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है मे बी करेक्ट और नॉट। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ऑल डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस may be correct or not। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बात समझ। बट जो मैथमेटिकली इक्वेशन करेक्ट है वह करेक्ट होगा, क्लियर। तो अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और आपकी बातें क्लियर हो जाएगी।